हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ रामचरण शर्मा की बुक से जो हमने प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे थे एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक फ्रेंड्स, तो उसका पार्ट नंबर ये 11वां होगा। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हम 10 पार्ट लगा चुके हैं और 10 पार्ट में हमने लगभग बहुत कुछ देख लिया था। जो पिछले पार्ट में हमने देखा था दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक फ्रेंड्स, और इस पार्ट में हम देखेंगे गुप्त काल को। ठीक फ्रेंड्स, गुप्त काल को देखेंगे। तो अगर किसी ने वो 10 पार्ट ना देखे हों तो एंसेंट हिस्ट्री एमसीक्यू फॉर्म से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे गुप्त काल को। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, इसमें 140+ क्वेश्चन देखेंगे जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। गुप्त शासक जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे तो ऐसा कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक फ्रेंड्स, देख लीजिए आंसर। ठीक फ्रेंड्स, रोज की तरह ये ग्रीन फॉर्म में हमारा आंसर आगे देख लिए। किस शासक ने? ठीक फ्रेंड्स, किस शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका भी आंसर चंद्रगुप्त प्रथम है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पूछा किसने मतलब सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और यहाँ पर मुद्रा व्यवस्था भी इसी ने चलाई थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए तो चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। गुप्त संवत की स्थापना ये भी इसी ने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। रजत सिक्के, ठीक फ्रेंड्स, यानी कि चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाए थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। नरेश, ठीक है, गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी तो ये उज्जैन में थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। शक विजेता तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। आगे देखिए। शकों को प्रथम बार हराने का दावा किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। ठीक फ्रेंड्स, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की कहते थे कि ये इसकी उपाधि थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने एक अन्य नाम, ठीक फ्रेंड्स, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। परम भागवत की उपाधि तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ठीक है, विक्रमादित्य, उपगुप्त, ठीक है, विक्रमादित्य, परम भागवत और ये देवगुप्त, तो ये तीनों उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए आ गया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। आगे देखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पशुपतों का एक प्रबल केंद्र था तो ये मथुरा में था। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त संवत, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था संवत वर्ष के 56वें साल में। ठीक है, आगे देखिए। पृथ्वीया, ठीक है, पृथ्वीया प्रथम वीर की उपाधि तो ये गौतमीपुत्र सतकर्णी की थी। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन? ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ये चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त कहते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त आंसर है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन BS स्मिथ ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन निम्न में से किन अभिलेखों में मिलता है? तो ये प्रयाग अभिलेख। फ्रेंड्स, आगे देखिए। निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त की नहीं थी? तो विक्रमादित्य, तो ये किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्रयाग परिस्थिति, प्रयाग परिस्थिति या प्रयाग अभिलेख में किसके सैन्य अभियान की जानकारी मिलती है? तो ये समुद्रगुप्त की मिलती है, ये बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं यूपी PCS के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS वगैरह के। ठीक है, तो देखिए किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी? तो ये था स्कंदगुप्त। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में हूणों के उन्मूलन का अभिलेख मिलता है? तो ये भीतरी अभिलेख में पता चलता है। ठीक है, आगे देखिए। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को हराया था ये स्कंदगुप्त था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। किसके शासनकाल में हूणों ने भारत पर हमला किया था? तो ये स्कंदगुप्त के काल में किया था और इसी ने इनको हराया था। आगे देखिए। उत्तरगुप्त, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, उत्तर उपगुप्त वंश निम्नलिखित में से राजाओं का कौन हर्ष के समकालीन था? तो हर्ष के समकालीन था माधव गुप्त। ठीक है, आगे देखिए। किसने सोने के सिक्कों पर हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये स्कंदगुप्त। ठीक है, जो ये इसके सोने के सिक्के थे तो उसमें हीन धातु के मिश्रण का परसेंट सबसे ज़्यादा था। ठीक है, स्कंदगुप्त का था। आगे देखिए। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो ये था विष्णुगुप्त। ठीक है, आगे देखिए। पर्णदत्त, ठीक है, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र में प्रांतपति बनाया था? तो ये बनाया था स्कंदगुप्त ने। आगे देखिए। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी गठन का नाम क्या है? तो यह है तंतुवाय। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपने पहली बार सुना हो शायद। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियाँ बैंक का भी काम करती थी? तो ये था कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख। आगे देखिए, नालंदा के संस्थापक थे, तो ये कुमारगुप्त थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। फाहियान फाहियान की यात्रा का विवरण मिलता है, तो ये मिलता है हो क्यों की। स्टूडेंट्स फाहियान की जो पुस्तक थी, बट ये कई जगह, स्टूडेंट्स फाहियान की पुस्तक याद रखना, ये थी हो क्यों की। स्टूडेंट्स आगे देखिए, फाहियान किसके व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन दिया है? तो इसमें से बताइए, फाहियान ने किसका व्यक्तित्व विवरण दिया है? तो इसमें से किसी का भी विवरण नहीं दिया इसने। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताना किसका इसने विवरण दिया अपनी किताब में। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान भारत की यात्रा के समय गुप्त वंश का शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय। टिबेट। आगे देखिए, चीनी यात्री किसके गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन करता है? तो ये फाहियान। टिबेट समझ गए होंगे, ऊपर वाले का आंसर मिल गया होगा। इसने भारत की दशा का वर्णन किया है। टिबेट और खासकर जो एमपी राज्य है, टिबेट, एमपी राज्य में उस समय बहुत सी भुखमरी वगैरह थी, वहाँ के लोग बहुत ही गरीब थे, तो उस चीज़ का वर्णन दिया है। आगे देखिए, चीनी यात्री फाहियान की यात्रा का विवरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये देखिए, गुप्त वंश के शासकों का इसमें कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, मैंने बता दिया। आगे देखिए, मथुरा अभिलेख के अनुसार उदंताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया था? तो ये किया था कपिलेश्वर और उपमितेश्वर। ठीक है। आगे देखिए, कौन सा गुप्तकालीन अभिलेख आर्य उदंताचार्य का भागवत कुंजिज के वंश के रूप में उल्लेखित करता है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त का मथुरा स्तंभलेख। ठीक है, चंद्रगुप्त का मथुरा स्तंभलेख देख लीजिए। 40 नंबर देखिए क्या कहता है। ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र। ठीक है, दामोदरपुर ताम्रपत्र लेख जो स्थानीय प्रशासन का विवरण देता है, किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। आगे देखिए, नगर प्रशासन के प्रसंग में नगर खरोष्टी और सार्थवाह का अभिलेख निम्नांकित स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख निम्नांकित स्थान से प्राप्त गुप्त अभिलेख हुआ है, तो ये इसमें पुंड्रवर्धन। फ्रेंड्स तो ये अभिलेख मिला है पुंड्रवर्धन से। ठीक है, याद रखो, एक सेकेंड। ठीक है, तो ये पुंड्रवर्धन से मिला है ये अभिलेख। ठीक है, आगे देखिए, सती प्रथा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सती प्रथा का पहला साक्ष्य या पहला अभिलेख कहाँ मिलता है? तो ये ऐरन। ठीक है, ऐरन अभिलेख में पहला साक्ष्य मिला है सती प्रथा का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, सती प्रथा का कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? तो ये ऐरन। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित किस स्थान पर प्राप्त अभिलेखों में सती प्रथा? तो ये ऐरन हो जाएगा। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश से मिला है। आगे देखिए, 437 से 38 ईसा पूर्व मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो ये रेशम के बुनकरों की। ठीक है, आगे देखिए, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अभिलेख लोह स्तंभ पर पाया गया है? तो ये महरौली में जो लोह स्तंभ मिला है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसके द्वारा बराबर गुफा अभिलेख में अपने पिता को सामंत चूड़ामणि के नाम से समृद्ध किया था? तो ये था अनंत बर्मन ने। ठीक है, आगे देखिए, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में संप्रदाय, सांख्य संप्रदाय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं सांख्य संप्रदाय क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के अवगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, तो ये गलत है। ठीक है, ये करते हैं। आगे देखिए, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और ना कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारण। ठीक है, तो इनका कहना है कि जो आत्मज्ञान है वही हमें ज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है और ना कोई बाह्य प्रभाव या कारण इसका वो उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कहता है, गुप्त ग्रंथों को इनको सही क्रम में सजाना है। तो चलिए देखिए, पहले आए गए चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। ठीक है,
तो ये ऑलरेडी सही, तो मैं लेते हैं 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स, ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स। आगे देखिए 51 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स। 51 नंबर में बताना है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्व है फ्रेंड्स। तो बताइए इनमें से कौन सा अनिवार्य तत्व है फ्रेंड्स। अब दिखाई दे रहा होगा सही से, तो बताइए। पहला देखिए अत्यंत अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। तो पहला गलत है फ्रेंड्स। ये कह रहा है कि बहुत ही कठोर राजनीतिक सत्ता फ्रेंड्स, बहुत ही कठोर केंद्रीय में जो राजनीतिक सत्ता हुई वो बहुत कठोर होनी चाहिए, और गांव वगैरह जो प्रांतों में शासन था वो एकदम कमज़ोर होना चाहिए। तो ये पहला गलत है, ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है भूमि के नियंत्रण अथवा स्वामित्व के आधार पर प्रशासनिक उदय फ्रेंड्स। तो ये सही है। तीसरा देखिए सामंत अथवा उनके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनाना फ्रेंड्स। ये दूसरा तीसरा सही है। तो ये देखिए दूसरा तीसरा हमारा आंसर है फ्रेंड्स। 52 नंबर देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। गुप्त राजवंश फ्रेंड्स, गुप्त राजवंश के शासनकाल के दौरान समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए बताइए और यहाँ पर कौन सा सही है। ठीक, देखिए पहला क्या कहता है, उस समय सती प्रथा किसी स्त्री का उसके पति के प्रति चिंता के साथ ही दाह अविधि थी फ्रेंड्स। तो ये गलत है फ्रेंड्स। यहाँ बताया जा रहा है सती प्रथा फ्रेंड्स। सती प्रथा किसी स्त्री और उसके पति की चिता के साथ दाह अविविध थी फ्रेंड्स। तो ये गलत है। आगे देखिए उस समय पान चबाना लोकप्रिय प्रचलित था फ्रेंड्स। तो ये सही है, दूसरा सही होना चाहिए फ्रेंड्स, दूसरा सही है। अब दिखाई दे रहा होगा 54वां नंबर फ्रेंड्स, 53वां नंबर। तो चलिए 53 नंबर क्या कहता है फ्रेंड्स, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, अब दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सारे पढ़ते हैं। ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसमें क्या कहता है, इस समय या इस काल में बलात् श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। तो पहला सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए विष्णु पुराण में एक उद्धरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त राजाओं का आधिपत्य था। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। अगला देखिए क्या कहता है, महरौली फ्रेंड्स। अगला देखिए महरौली अभिलेख इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं का राज संघ के विरुद्ध लड़ा था और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। ये तीनों सही है फ्रेंड्स। तो चौथा गलत है। चौथा गलत क्यों है कि इसमें बताया सौराष्ट्र यानी कि गुजरात गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था फ्रेंड्स। तो ये गलत है, ये था सौराष्ट्र को गुजरात कहते थे फ्रेंड्स। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है। आगे देखिए ये और भी खतरनाक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लीजिए इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ बताना है भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स। तो सही नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही नहीं है। महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थी फ्रेंड्स, और इसी कारण उस काल में महिला शिक्षक दार्शनिक डॉक्टर थी फ्रेंड्स, दार्शनिक एवं डॉक्टर थी। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निधि निषेध तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था फ्रेंड्स। तो ये सब बकवास लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। उस टाइम महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार था, डॉक्टर इंजीनियर की तो बात बहुत ही दूर है फ्रेंड्स, और उस समय विवाह बहुत जल्दी हो जाते थे फ्रेंड्स। तो यहाँ बताया है कि समय पूर्व विवाह द्वारा कानून निषेध बनाया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, और ना ही उन्हें संपत्ति का अधिकार था फ्रेंड्स। अब पहली लाइन से ही पकड़ लेते फ्रेंड्स, अगर उन्हें यहाँ पर उनको शिक्षा की हकदार थी तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, और डॉक्टर इंजीनियरिंग की तो बात ही भूल जाओ। तो ये देखिए बी हमारा आंसर है फ्रेंड्स। अब थोड़ा तीव्र गति से चलते हैं। 55वां क्वेश्चन देखिए, 55वां क्या कहता है। चलिए देखिए 55वां क्या कहता है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी। तो गुप्त काल में अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्रा राक्षस फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों की चारों। अमरकोश अमर सिंह की है, कामसूत्र बादशाहन की है, मेघदूत कालिदास और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की फ्रेंड्स। ये चारों की चारों यूपीपीएससी में कई बार पूछी हैं। तो 1 2 3 4 ये चारों ही सही है फ्रेंड्स।
घबराना नहीं। पुस्तकों और लेखकों के ऊपर जो आने वाला पार्ट है उनमें हम पुस्तकों और लेखकों को सब कुछ कवर करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। बट आप जुड़े रहिए चौहान सर के साथ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए फ्रेंड्स और निम्न कूटों के आधार पर उत्तर दीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, गुप्त सम्राट ने स्वयं को देवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये सही है फ्रेंड्स। उनका प्रशासन निशांत केंद्रित था, तो ऐसा कुछ नहीं था फ्रेंड्स। उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, तो पहला तीसरा सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार यूपीपीएससी में मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देवपुत्र फ्रेंड्स, देवपुत्र कौन थे? तो राजकीय उपाधि थी, तो पहले का तीसरा फ्रेंड्स। गोलमिक फ्रेंड्स, गोलमिक कौन था? तो गोलमिक एक राज्य कर्मचारी था, यानी कि बी का चौथा। तुल्यबाब फ्रेंड्स, तुल्यबाब क्या था? तो तुल्यबाब था एक प्रशासनिक इकाई। एक सेकंड, क्या हो गया फ्रेंड्स? तुल्यबाब क्या था? तो ये थे एक भूमि मापक इकाई थी फ्रेंड्स। तुल्यबाब भूमि मापक इकाई, यानी कि तीसरे का पहला। और आहार क्या था? तो एक प्रशासनिक इकाई थी फ्रेंड्स, यानी कि 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। आगे देखिए, यहाँ पर भी मिलान करना है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है। कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए फ्रेंड्स, कुमारगुप्त प्रथम, महादेवी अनंत देवी फ्रेंड्स, यानी कि पहले का तीसरा। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुबेरनामा। और चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये हो जाएगा, एक सेकंड फ्रेंड्स, तो ये क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त प्रथम, तो ये महादेवी कुमारी देवी फ्रेंड्स, महादेवी कुमारी देवी के से बिलोंग करेंगे। आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये जाएंगे महादेवी कुबेरनामा के बाद फ्रेंड्स। 3 2 1 फ्रेंड्स, 3 2 1, आई थिंक ये इनकी मम्मियों के नाम है फ्रेंड्स। 3 2 1, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, ये इनकी आई थिंक माता जी के नाम है फ्रेंड्स। आगे देखिए, सारनाथ फ्रेंड्स, सारनाथ भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलंकित है फ्रेंड्स, तो ये गुप्त काल से बिलोंग करती है। आगे देखिए फ्रेंड्स, भूमि स्पर्श वाली मुद्रा सारनाथ फ्रेंड्स बुद्ध प्रतिमा अलंकृत करती है, तो ये गुप्त काल से दोबारा रिपीट हो गया क्या ये फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर सारनाथ फ्रेंड्स, और यहाँ देखिए यहाँ पर भूमि स्पर्श वाली सारनाथ की मुद्रा, तो ये घुमा के क्वेश्चन पूछा है, बट आंसर वही है, घबराना नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, किस काल में भूमि अनुदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी? तो ये हुई थी, तीव्र गति से प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ये हुई थी गुप्त काल में फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो शुंग वंश का फ्रेंड्स। एक सेकेंड, शुंग वंश का नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये गुप्त वंश का कहा जाता है फ्रेंड्स। गुप्त वंश के युग को स्वर्ण काल कहा जाता है फ्रेंड्स। ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्लियर करना है इसको फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त युग में हुई थी फ्रेंड्स। आगे देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान दिए थे? तो गुप्त वंश ने सबसे ज़्यादा मंदिरों और ब्राह्मणों को दान दिए थे फ्रेंड्स। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो गुप्त काल में हुई थी फ्रेंड्स, और गुप्त काल में हुई थी फ्रेंड्स। आगे याद रखना, त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय गुप्तों ने किया था। आगे देखिए, मालवा काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? तो ये गुप्त संवत से अभिन्न थी, यानी कि अलग थी। आगे देखिए, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो ये गुप्त हुए थे, और गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने इनको हराया भी था। आगे देखिए, पूर्व गुप्तकालीन में कहापड़ क्या था फ्रेंड्स? कहापड़ क्या था? तो ये एक सिक्का था फ्रेंड्स। आगे देखिए, अग्रहार भूमि दान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स? तो ये देखिए, दान ग्रहीता के आचरण पर संपत्ति होने पर राजा इसे वापस ले लेता था, तो ऐसा कुछ नहीं था, दान था, एक बार दे दिया तो दे दिया फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्त काल में बराहमिहिर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहद संहिता की रचना की थी, यह किस विषय पर आधारित थी? तो बताइए, ये खगोल विज्ञान की थी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लेते हैं बृहद संहिता किसकी पुस्तक है? तो बराहमिहिर की
फ्रेंड्स आगे देखिए, गुप्त राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा कथन यहाँ पर सही है हमारा। फ्रेंड्स कुमारामात्य फ्रेंड्स कुमारामात्य सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी थे तथा घरेलू प्रांतों में वे राजा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त होते थे। पहला सही है फ्रेंड्स। आगे देखिए, गांव के मुखिया का महत्व खत्म हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं था, खत्म नहीं हुआ था, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आगे देखिए, पुनर्बंधन भुक्ति अवस्थित थी, तो ये उत्तर बंगाल में थी फ्रेंड्स। पुनर्बंधन भुक्ति अवस्थित थी तो ये उत्तर बंगाल में थी। आगे चलिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था या चलाया जाता था, ताम्रलिप्ति फ्रेंड्स। यहाँ देख लीजिए ताम्रलिप्ति फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट था ये क्वेश्चन। आगे देखिए, गुप्त काल कुमार गुप्त प्रथम ने मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी का उल्लेख है, तो ये रेशम के बुनकरों का है। आगे देखिए, चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने फ्रेंड्स। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्राचीन भारत में कारीगरों की संस्था क्या कहलाती थी, तो ये कहलाती थी श्रेणी फ्रेंड्स। आगे देखिए, 78 नंबर क्या कहता है, पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन ऊनी वस्त्र का उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, तो ये था गांधार फ्रेंड्स। ये देख लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजार फ्रेंड, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाजारों को इंडिकेट करता था, तो बाजारों को इंडिकेट करता था निगम फ्रेंड। ये देख लीजिए, इतना बड़ा कैसे हो गया भाई फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्तकालीन फ्रेंड्स, गुप्तकालीन भारत में मेहतर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो बताइए ये किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ये होते थे ग्राम मुखिया के कारण फ्रेंड। ग्राम मुखिया, याद रखना, मेहतर और पट्टिकल नाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, तो ग्राम का मुखिया। आगे देखिए फ्रेंड्स, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से प्रचलित होता था, ये ताम्रलिप्ति फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक 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 रूपक, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम था रूपक फ्रेंड। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा बट आंसर वही है। आगे देखिए, गुप्त स्वर्ण और रजत सिक्के मूलतः निम्नलिखित सिक्कों पर आधारित थे, तो ये कुषाण और शक छत्रपण पर आधारित है फ्रेंड्स। गुप्तों के जो सोने और चांदी के सिक्के थे तो कुषाण और शक छत्रपों पर आधारित थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्तकालीन समाज में ह्रास का क्या कारण था, तो ये वाणिज्यिक व्यापार पर ह्रास फ्रेंड्स, वाणिज्यिक व्यापार का ह्रास फ्रेंड्स। आगे देखिए, प्राचीन काल में अक्षय नीवी था, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। तो अक्षय नीवी क्या था, तो ना तो वो राजस्व संगठन, सैन्य विभाग संगठन भी था, व्यापारिक संगठन भी था, तो उपरोक्त में से कोई नहीं फ्रेंड। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाकी अगले पार्ट में मैं बता दूंगा। आगे देखिए, भाग और बलि, तो ये राजस्व के कर थे फ्रेंड, ये राजस्व के स्रोत थे। और अभी जो हरियाणा PCS का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें ये पूछा गया था ये बलि क्या था, तो ये मतलब एक प्रकार का कर था, टैक्स था फ्रेंड। आगे देखिए, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं हैं, तो ये दिनार फ्रेंड्स। तो ये भी पूछा जाता है गुप्तकालीन मुद्राओं को क्या कहते हैं, स्वर्ण मुद्राओं को दिनार 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 फ्रेंड्स, और चांदी के सिक्कों को रूपक 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 फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्कों के लिए प्राय दिनार शब्द प्रयुक्त होता था, ये बता दिया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कहाँ से निकला, तो ये दिनार शब्द निकला लेटिन से फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी, तो ये थी बयाना निधि फ्रेंड्स। आगे देखिए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो शायद आपने पहली बार सुने हैं फ्रेंड, एकदम डीप लेवल में से उठा के बढ़ाए हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्रंग कर चुकाते थे, तो ये किसान फ्रेंड्स। और कई बार ये पूछ ले गुप्तकालीन राजा किसानों पर कौन सा कर लगाते थे, तो उद्रंग फ्रेंड्स, याद रखना। आगे देखिए, गुप्त शासकों द्वारा क्षत्रप राज्य की विजय के बाद जारी किए गए सिक्कों का भार स्तर कितना था, तो ये 32 ग्रेन फ्रेंड, 32 ग्रेन। आगे देख लिए, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे, ऊपरी महाराज फ्रेंड्स। आगे देखिए, गुप्त तथा गुप्तोत्तर अभिलेख में वर्णित नल शब्द का क्या अर्थ है, तो भूमि में नापने का एक यंत्र होता था जिसको कहते थे नल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से विधवाओं के संपत्ति संबंधी अधिकार की
अधिकार की किसने उदार व्याख्या की है? तो ये याज्ञवल्क्य ने की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निष्पुत्र में पति के मरने के बाद विधवा को उसके उत्तराधिकारी स्वीकार करता था और राजा को उसकी संपत्ति प्राप्त करने की कोई अनुमति नहीं थी? तो ये याज्ञवल्क्य बताते हैं। आगे देखिए, थोड़ा बड़ा करते हैं, आप देखिए। ध्रुवाधिकरण का अभिप्राय क्या होता था? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, धन में राजा अंश का संग्रह करने वाला अधिकारी, ठीक है। तो ये क्या था? ध्रुवाधिकरणिक। तो ये धन में राजा के अंश का संग्रह करने वाला एक अधिकारी था। आगे देखिए, वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दशपुर में बस गई, किस वस्तु के व्यापार में संलग्न थी? तो ये पटवस्त्र, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में निम्नलिखित, ठीक है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में निम्न में से कौन फलिक ज्योतिषी से संबंधित था? तो ये था छपणक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, 100वां क्वेश्चन क्या कहता है? गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण निम्नलिखित में से कौन कथनों, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण में से कौन सा कारण नहीं है? ठीक है, यहाँ बताना कौन सा कारण नहीं है इनके पतनों का। अरब आक्रमण, ठीक है, ये अरब आक्रमण बहुत पहले हो चुका था। आगे देखिए, ठीक है, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो ब्राह्मणों की ऐश थी उस टाइम, ठीक है, इनको कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाता था इनके ऊपर, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्थानीय नगर प्रशासन समिति के अधिकारी और सदस्य थे? तो ये थे सर्ववाह, प्रथम कुलिक और प्रथम कायस्थ, ठीक है, सब दिखाई दे रहा हुआ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 103 क्या कहता है? ठीक है, गुप्त काल में वैदेशिक, ठीक है, गुप्त काल में वैदेशिक व्यापार का कौन सा नया मार्ग जोड़ा गया? तो ये था उत्तरी रूस जाने वाला स्थल मार्ग, ठीक है। ये विदेशिक लिखा हुआ है, थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ठीक है, विदेशिक, ठीक है, तो यहाँ थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ विदेशिक। तो ये कौन सा रूस को जाने वाला स्थल मार्ग जोड़ा गया था? आगे देखिए, गुप्त काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये देखिए, गुप्त शासक ने प्रचलित स्वर्ण सिक्के, मानक और ऊंचा कर सिक्के निर्मित किए थे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ बताया, गुप्त शासकों ने प्रचलित स्वर्ण सिक्के, मानक को और ऊंचा कर सिक्के निर्धारित किए थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो इनका सोने का सिक्का था वो दिनार कहलाता था और चांदी का सिक्का कहलाता था रूपक, ठीक है। ये बात याद रखना, कई बार यूपीपीएससी में पूछी है। आगे देखिए, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दरें क्या थी? तो उपज का 6वां भाग था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये थे ब्रश उत्पादन, ठीक है, ये ब्रश नहीं है, ये वस्त्र उत्पादन होना चाहिए, ठीक है। तो ये था वस्त्र उत्पादन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये A1 क्वालिटी के जो कपड़े बनते थे, सूती वस्त्र, खासकर गुजरात और बंगाल और दक्कन में, ठीक है, ये तीन, और थोड़े बहुत कपड़े तमिल राष्ट्र में भी बनते थे। तो ये वस्त्र उत्पादन थे A1 क्वालिटी के, ठीक है। ये अफीम वगैरह का इनसे कोई लेना देना नहीं है, वस्त्र उत्पादन, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से एक कृषि कर नहीं था? तो ये कर, ठीक है, निम्नलिखित में से कृषि कर नहीं था? तो ये कर कोई कृषि कर नहीं था, ठीक है। कृषि पर लगने वाला कौन सा कर था? तो अभी बताया था ना, किसानों के ऊपर लगता था उद्रक, ठीक है। आगे देखिए फ्रेंड्स, समझ गए होगे। 108 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से एक अन्य तीन से भिन्न गुणार्थक है रखता है, ठीक है। ये बताना, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ लिया कि इन तीनों में से मतलब एक तीनों से भिन्न कौन सा है? तो भुक्ति, ठीक है, भुक्ति इन तीनों से भिन्न है, ठीक है, ठीक है। ये सवा और वगैरह क्या थे, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ये भुक्ति क्या होता था, ठीक है, भुक्ति कहते थे, मतलब गांव से भी नीचे जो होता था ना, मतलब प्रांत होता था, प्रांत को, ठीक है, प्रांत को मंडल या जिला कहते थे, ठीक है, और भुक्ति सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, मतलब गांव से भी जो छोटी इकाई होती थी, कस्बा वगैरह, उसको भुक्ति कहते थे, ठीक है। ये सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आगे देखिए, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी थी? तो ये सांख्य थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल हैं, कपिल द्वारा
ठीक है। सांख्य मुनि का प्रतिपादन, तो ये कपिल मुनि द्वारा क्या चलाया गया था, तो ये सांख्य दर्शन चलाया गया था। ठीक है। और ऊपर पूछा है सांख्य दर्शन के प्रतिपादित कौन था, तो ये कपिल थे, कपिल कपिल कपिल। ठीक है। और यहाँ पूछा कपिल ने क्या चलाया था, तो ये सांख्य दर्शन चलाया था। ठीक है, समझ रहे हो। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है, तो ये है सांख्य। ठीक है। प्राचीन सांख्य किसका महत्वपूर्ण योगदान था, तो ये कपिल का था। ठीक है। मीमांसा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीमांसा के अनुसार मुक्ति संभव है। ठीक है। मीमांसा के लोग हैं, या मीमांसा दर्शन बताता है कि अगर आपको मुक्ति पानी है तो आप कर्म करो बढ़िया बढ़िया, तो आपको जल्दी मुक्ति मिलेगी। फ्रेंड्स आगे देखिए, वो कहते हैं ना भाई, बढ़िया कर्म करेगा तो फिर स्वर्ग में जाएगा, या फिर अदरवाइज नरक के दरवाजे तो खुले ही है। मीमांसा मीमांसा किसके परिणयात्मक थे, तो मीमांसा के गुरु थे जैमिनी। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, तो ये मीमांसा का कहना है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत तो बता दिया, बढ़िया कर्म करोगे तो जाओगे कहाँ, स्वर्ग में। और ऐसा किसने कहा था, तो ऐसा कहा था मीमांसा ने। योग तो पतंजलि। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने बोध गया के सिली भिक्षुओं के लिए बिहार जाने की अनुमति दी थी, तो ऐसा कहा था समुद्रगुप्त ने इनको अनुमति दी थी। ठीक है। और सियली, ठीक है, सियली किसका प्राचीन नाम था, तो ये श्रीलंका का। ठीक है। आगे देखिए, फ्रेंड्स तो चलिए 120 नंबर देखते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्रेंड्स थोड़ा पानी आनी पिया है। तो यहाँ बताना है एक अष्टांगिक योग का अंश नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स अनुस्मृति। फ्रेंड्स अनुस्मृति इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर सोल्यूशन नहीं दिखाया गया है। फ्रेंड्स सोल्यूशन देखना है तो अभी दिखा देते हैं। एक सेकेंड। फ्रेंड्स तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, अनुस्मृति। फ्रेंड्स तो चलिए, वीडियो पता नहीं कुछ अलग ही डायरेक्शन में चली गई थी। फ्रेंड्स 121 नंबर देखिए, न्याय। फ्रेंड्स न्याय के प्रचारित कर्ता कौन थे, तो ये गौतम थे। फ्रेंड्स गौतम। न्याय दर्शन तो ये गौतम से बिलोंग करता था। फ्रेंड्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, 1 2 3 क्वेश्चन क्या कहता है। फ्रेंड्स भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में से कौन सा वेदक लक्षण था, तो ये हो जाएगा उन्होंने वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय षड षड क्या लिखा हुआ है, षट दर्शन। फ्रेंड्स भारतीय युगों में षट दर्शन का भाग नहीं है, तो ये लोकायत और कपालिक। फ्रेंड्स आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी विषय में कई बार पूछा है। फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि जब तक जिंदा रहो ठाट बाट लो। ठीक है। जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण लेकर लेना पड़े। ठीक है। क्योंकि शरीर, ठीक है, जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए कर्ज लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पूर्ण आगमन नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि शरीर मिटने के बाद उसके द्वारा जान नहीं आ सकती। पूर्ण जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसने कही थी, तो ऐसा कहा था चारवाकों ने। फ्रेंड्स जब तक जिंदा रहो घी पियो, चाहे इसके लिए तुम्हें कर्ज ही लेना पड़े, ऐसा कहा था चारवाकों ने। फ्रेंड्स आगे देखिए, कामरूप में वैष्णव धर्म का लोकप्रिय किसने बनाया था, ये शंकर देव ने बनाया था। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, इनके ऊपर पूरा लेक्चर दिया था। फ्रेंड्स चैतन्य महाप्रभु के ये शिष्य वगैरह थे। फ्रेंड्स और ये शंकर देव ने असम में वैष्णव धर्म को फैलाया था। फ्रेंड्स और ये कामरूप लिखा हुआ है, तो ये असम का पुराना नाम था। ग्रुप सी रेलवे वगैरह में ये डायरेक्ट पूछ लेता है। फ्रेंड्स आगे देखिए, शक और गुप्त संबंधों के बीच लगभग कितना डिफरेंस है, तो ये 242 का है। फ्रेंड्स 242 वर्ष। तोरमाण किस जातीय का दल था, तो ये हूणों का था। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स गुप्त काल में संस्कृत नाटकों में एक विशेष लक्षण यह था कि ऊंचे सामाजिक स्तर पर संबंधित पात्र संस्कृत बोलते थे।
जबकि निम्न सामाजिक स्तर से संबंधित पात्र प्राकृतिक बोलते थे। तो बताइए क्या ये ठीक है? ठीक है, दूसरा देखते हैं। एक भाषा के रूप में प्राकृतिक संस्कृति के शास्त्रीय रूप की तुलना में तत्कालीन बोलचाल की यह भाषा थी। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बताइए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। तो चलिए देखिए, ये देखिए। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में किसकी पूजा मुख्यतः होती थी? तो विष्णु और शिव की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, महान संस्कृत कवि कालिदास किस शासक के काल के थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में थे। एक सेकेंड, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये भास्कर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, कालिदास रचित मालविका अग्निमित्रम का नायक था? तो ये था अग्निमित्र। ठीक है, अगर ये पूछ ले अग्निमित्र कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो ये थे उज्जैन के, और उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्त की माता थी? तो ये था कुबेर नागा। ठीक है, आगे देखिए, कायस्थ जाति में सर्वाधिक उल्लेख किसने दिया था? तो ये दिया था याज्ञवल्क्य ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले। ठीक है, तो ये आर्यभट्ट ने ही बता दिया था। न्यूटन का सिद्धांत से गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के सिद्धांत से पहले आर्यभट्ट ने दे दिया था। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। ठीक है, आगे देखिए, 138 नंबर, गुप्त शासकों को सही क्रम में अरेंज कर दिए। पहले श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, कच्छगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखिए, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये नारद ने किया था। ठीक है, अगर ये पूछ ले दास मुक्ति की सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो नारद स्मृति में। ठीक है, नारद स्मृति में मिलता है। आगे देखिए, नगरों का क्रमिक। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम गुप्त शासक के बारे में कौन जानकारी देता है? तो इच्छसिंह देता है। इच्छसिंह जो कि चाइना से आया था। मोकरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त ने डैश अवधि तक शासन किया? तो 319 से 500 ईस्वी। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज तक मेरे हिसाब से। आगे देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार बता रखा है। जो समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद में अभिलेख मिला है तो उसमें जहांगीर का नाम लिखा हुआ मिला है। ठीक है, आगे देखिए, ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, किस प्रकार की भूमि को अपरत, ठीक है, अपरहत कहा जाता? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो ये बिना जोती हुई जंगली भूमि यानी कि बंजर भूमि को, ठीक है, कहा जाता था। ये देख लीजिए। ठीक है, एक सेकंड और भी है क्या? ठीक है, आगे देखिए, अदंतपुर में शिक्षा का केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? तो ये अदंतपुर बताना कौन से राज्य में पड़ता था? आई थिंक ये बिहार में पड़ता था। ये देख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, चीनी, ठीक है, चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया था? तो ये था शुंगयुंग। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन 147। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे ये पीसीएस के अकॉर्डिंग, और कई बार सीधे पीसीएस में फैक्ट के रूप में पूछ ले जाते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। तो ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन का सलूशन दिखाने वाला था 120 का। तो अष्टांगिक योग, तो इसका अनुस्मृति शामिल नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये दिखाने वाला था उस टाइम। ठीक है, बट वीडियो एकदम फोल्डर से बाहर चली गई थी। फ्रेंड्स, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। फ्रेंड्स, तो जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आने वाला टॉपिक होगा तो उसमें हम देखेंगे उत्तरोत्तर गुप्त काल। ठीक है, और जैसे ये गुप्त काल ख़त्म होगा तो उसके बाद मैं झड़ी लगा दूंगा वीडियो की, किसकी, जितने प्राचीन भारत में मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक हुए थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी क्या क्या पुस्तकें वगैरह थी। तो छूटेगा कुछ भी नहीं, सब कवर होगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए जो आंसर के साथ। ठीक है, अगर ट्रिक से किसी को डाटा देखना है तो ओनली ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको किसी को पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है तो सब कुछ दूसरे क्या कहते हैं घटना चक्र की बुक से कंप्लीट करा रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, इवन क्वालिटी का डाटा पड़ा हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।